हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के पार्ट 2 की, जिसमें हम ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। उसमें ये जो सारा कंटेंट है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो पहले जाके वो वीडियो जरूर देखना, जिससे कि आपको उसका मीनिंग क्या है, उसके जो मेन कंसेप्ट हैं वो सारे आपको समझ आ जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके लिए। मेनली जो एक का क्वेश्चन जरूर आता ही है नेट के एग्ज़ाम की, अगर हम बात करें तो इसमें से क्वेश्चन बन ही जाता है। और वैसे भी अगर हम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो उसमें भी कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी से क्वेश्चन आता है। क्या होती हैं थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। देखो, मेनली अगर हम बात करें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरीज हैव बीन propounded बाय डिफरेंट ऑथर। मतलब कि डिफरेंट ऑथर में ने हमें डिफरेंट थ्योरीज दे रखे हैं, जिसमें उन्होंने रिलेशन बता रखा है बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ द फर्म। द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू दीज थ्योरीज आर ड्यूरेंट, एजरा, सोलोमन, मोदिग्लानी एंड मिलर। मेन इन्होंने जो थ्योरीज दी हैं हम उनकी बात करेंगे। अब थ्योरीज जो दी हैं, देखो सबसे पहले अगर हमारी कोई भी फर्म है, ठीक है, उसका मेन मोटिव क्या होता है? उसका मेन मोटिव क्या होता है? हमारा वैल्यू मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द बिजनेस और फर्म। हम मेन बात करते हैं, क्या चाहते हैं कि वैल्यू उसकी बढ़े। कैसे बढ़ेगी? हम प्रॉफिट बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसके हमारे मेन 2 सोर्सेज होते हैं। क्या? एक तो क्या है कि हम कॉस्ट कम कर दें, या फिर क्या है कि हम अपने रिटर्न, मतलब कि जो प्रॉफिट है, जो हमारे प्रॉफिट है, मतलब कि जो हमारा रिवेन्यू है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अब जो हमें थ्योरीज दी, हम 4 इंपॉर्टेंट थ्योरीज की अगर हम बात करने वाले हैं। एक नेट इनकम अप्रोच, एक नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एंड थर्ड इज ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड फोर्थ वन इज मोदी-गिलानी एंड मिलर अप्रोच, MM अप्रोच। देखो, जो ये थ्योरीज है ना, ये तीनों थ्योरीज वो बात करती हैं कि कैसे हम कॉस्ट को रिड्यूस करने की बात करती हैं। और जो मोदी-गिलानी मिलर अप्रोच है, ये हमारे रिटर्न को इंक्रीज करने की बात करती हैं कि कैसे हम प्रॉफिट बढ़ा के हमारी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हम इन सब थ्योरीज को पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे ये काम करती हैं। मेनली वैसे देखा जाए तो देखो, अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो बनता है कि इस थ्योरी में क्या है, रिलेवेंट है या इरिलेवेंट है। ऐसे तो अगर आप सिर्फ 4 चीज़ें याद रखें कि जो नेट इनकम अप्रोच है वो क्या कहती है कि अगर हम डेट ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, जिससे हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। नेट ऑपरेटिंग इनकम क्या अप्रोच क्या कहते हैं कि नहीं, कॉस्ट ऑफ डेट, अगर हम डेट से यूज़ करते हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, मीन्स इसका कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज इररिलेवेंट। ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी क्या कहती है, हमारी 3 स्टेजेस होती हैं। एक में मतलब कि कुछ हद तक बढ़ता है कि हमारी ओवरऑल कॉस्ट पहले कम होती है, लेकिन कुछ हद बाद वो सेम रह जाती है, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ टाइम बाद थर्ड जो हमारी स्टेज आएगी उसमें क्या होगा, हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। और MM अप्रोच क्या है, इररिलेवेंट, मतलब क्या कहती है कि ये इररिलेवेंस को बताती है। तो चाहे तो हम सिर्फ ये 4 पॉइंट रख के भी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकता है अगर सिंपल क्वेश्चन आए तो। बट ये थ्योरीज बनी कैसे, इनका मेन कंसेप्ट क्या है, अगर ये सब जानना है तो उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि थ्योरीज बनी कैसे, इसमें क्या क्या बोला गया है, इसकी क्या एजम्पशन है। अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनता है या कुछ अच्छा क्वेश्चन बनता है तो उसमें क्या होगा, आपको सिचुएशन दी जाती है या फिर कुछ की कोई एजम्पशन पूछ ली जाती है, और उसके लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। पढ़ते हैं हम क्या है इन थ्योरीज में। देखो, सबसे पहले कोई भी थ्योरी जो बनती है उसके पीछे कुछ एजम्पशन होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा लॉ ऑफ डिमांड है, या वैसे अगर मान लो नॉर्मली अगर बात करें, आप कोई बात कहते हो उसके पीछे आपके कुछ एजम्पशन होती हैं। अगर मान लो आपने किसी बच्चे को कहा कि आपके 90% मार्क्स नहीं आ सकते, ठीक है, ये आपने बोल दिया, ठीक है, अब ये एप्लीकेबल भी होगा, लेकिन अब उसके पीछे आपकी क्या होंगी, कुछ एजम्पशन होंगी। या तो ये होगा कि जो वो एग्ज़ाम दे रहा है उसमें 80 से अबव आते ही नहीं है, या फिर ये होगा कि वो बच्चा पढ़ता नहीं है तो उसकी कैपेबिलिटी नहीं है तो उसके आ नहीं सकता। मतलब कि उसके पीछे आपने कुछ एजम्पशन लेके चले हो गए, ठीक है, तभी वो बात सही मानी जाएगी। अब जो थ्योरीज हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज हैं, इनकी कुछ एजम्पशन होती हैं, और ये जो हैं एप्लीकेबल कब होंगी, जब ये एजम्पशन, मतलब जब ये चीज़ें फॉलो हो रही ना तभी क्या होंगी, एप्लीकेबल होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। देखो, नंबर 1 हमारी एजम्पशन क्या है, ओनली
टू सोर्सेज ऑफ फंड, मेनली हम यहाँ पे दो ही फंड्स की बात करेंगे, इक्विटी एंड डेट्स। एंटायर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कहते हैं कि जो सारा प्रॉफिट है वो हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कोई रिटेन अर्निंग नहीं होगी। एंटायर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड का मीनिंग क्या है, अगर मान लो हम कहते हैं ना, इन थ्योरीज में हम बात करेंगे अभी कि क्या कि अगर हम डेट यूज़ करते हैं तो उससे हमारी क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है। लेकिन हम कुछ में कहेंगे क्या कि हमारी इक्विटी की कॉस्ट जो है वो बढ़ती नहीं है। अब अगर मान लो आप कहोगे कि इक्विटी की कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी, आप क्या करना, पैसा बचा के रख लेना, रिटेन अर्निंग कर लेना, उनको कम ही दे देना, तो उनकी कॉस्ट सेम रहेगी इक्विटी की कॉस्ट। लेकिन नहीं, इन्होंने क्या बोला कि आपको रिटेन अर्निंग नहीं रखनी, एंटायर प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर गिवन एंड देयर शुड बी नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ द फर्म। इसमें कोई भी अगर जो आपके एसेट्स हैं फर्म वो दी हुई हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए। देयर इज नो कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेट और पर्सनल टैक्स की बात यहाँ नहीं की जाएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर गिवन एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, मतलब कि जो प्रॉफिट है वो आपको दिए गए हैं और वही प्रॉफिट चलेंगे, आपको उनके बढ़ने की बात नहीं की जा रही, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं कि वो ग्रो करेंगे, जो प्रॉफिट दिए गए हैं आपको वही लेके चलने हैं। क्योंकि हम यहाँ किसकी बात करें, कैपिटल की, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे क्या इंपैक्ट कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर प्रॉफिट बढ़ जाएंगे तो वैल्यू तो उसी से बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वहाँ तो एप्लीकेबल होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, सीधा आपको दिख रहा है कि वहाँ थ्योरी की एप्लीकेबल होगी नहीं। तो इसलिए क्या कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना फर्म की वो क्या है, आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रो, वो सेम रहेंगे। बिजनेस रिस्क इज कॉन्स्टेंट, जो बिजनेस रिस्क है आपके वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो सिंपल सी बात है, आपने जो कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया उससे आपके बिजनेस रिस्क पे थोड़ा कोई इंपैक्ट पड़ेगा, आपके प्रॉफिट में। अगर आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो या जो भी आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, जो पॉलिसीज बन रही है, मतलब कि बिजनेस में जो भी रिस्क होते हैं उस पे कोई भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ अजम्पशन है जो आपको लेके चलनी है थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में, ओके। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच क्या कहती है, दी किसने थी, दिस अप्रोच वाज गिवन बाय डेविड ड्यूरेंट। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलीवेंट, कहते हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है रिलीवेंट है। रिलीवेंट का मीनिंग क्या है, अब देखो अगर मान लो मैं आपको कोई बात करें उस पर अगर आपको कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है तभी तो क्या है वो रिलीवेंट है। अगर उससे कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता, मैं कोई बात ऐसी बोल रही हूँ जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्या वो बात रिलीवेंट है, नहीं, वो रिलीवेंट नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन रिलीवेंट। रिलीवेंट है क्यों, क्योंकि इसमें ये कहा जाता है कि जितने ज़्यादा आप डेट्स यूज़ करोगे, जितने ज़्यादा डेट्स यूज़ करोगे उतनी आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे कि आपकी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है, जो फर्म की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, कॉस्ट जो है वो कम हो रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी भी कुछ एजम्पशन है, क्या ली गई है कि कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेट। अब यहाँ पे देखो डेट से ज़्यादा यूज़ करने से हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम क्यों हुई, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो क्या है, इक्विटी से कम है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो डेट्स आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब ये कैसे होता है, जो हमने कल क्वेश्चन देखा था उसमें भी आपने देखा होगा, जब हम डेट्स यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे जो ईपीएस है वो बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है उससे हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीज होगी, ओके। ड्यू टू चेंज इन लीवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेट डू नॉट चेंज, मतलब कि अगर हम लीवरेज चेंज कर रहे हैं ना, ज़्यादा डेट्स उठा रहे हैं तो उससे हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे या कॉस्ट ऑफ डेट पे कोई चेंज नहीं आ रहा। कॉस्ट ऑफ डेट पे चेंज कैसे नहीं आ रहा, मतलब कि अगर हमें 2% पे पहले मिल रहा था पैसा तो अब भी 2% पे ही मिल रहा है, ठीक है, मतलब कि उसकी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया, ओके। तो मतलब कि इसका जो मेन चीज़ है इसमें क्या बोला गया है, इसमें ये बोला जाता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा डेट्स यूज़ करो। अब देखो आप इसमें देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ लिवरेज है बताया गया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिखाई गई है। जब हम डेट्स यूज़ करते हैं, जितने ज़्यादा हम डेट्स यूज़ करेंगे तो उतनी हमारी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारी एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिखा रहे हैं यहाँ पे, ओके। मतलब कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेट्स यूज़ करना है, ये बोला जाता है कि जितने ज़्यादा हो सके डेट्स यूज़ करो जिससे हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाए, कम हो जाए। अब इसी के अपोजिट आई नेक्स्ट नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, ये भी किसने दी थी, ड्यूरेंट ने दी थी। दिस थ्योरी सजेस्टेड बाय ड्यूरेंट इज अनदर एक्सट्रीम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ लिवरेज ऑन द वैल्यू ऑफ द फर्म। इन्होंने ये आगे ये नेक्स्ट थ्योरी थी और ये ड्रामेटिकली क्या है, ये अपोजिट है। क्या कहता है, इसमें ये बोलते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, डेट्स कितने यूज करो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता,
दिस थ्योरी टेल्स अस दैट कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज इररिलेवेंट। कहता है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है ना वो इररिलेवेंट है, कोई फायदा नहीं है कि आप डेट चूज कर रहे हो या इक्विटी चूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है किस पे, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे और वैल्यू ऑफ द फर्म पे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ मेनली इन दो चीज़ों की बात कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कम करना चाह रहे हैं जिससे कि हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाए। कहते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कि आप डेट्स ज़्यादा यूज़ करो या इक्विटी यूज़ करो, ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी क्या होने वाली है, सेम ही होने वाली है, ये बोला गया। एनी चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर विल नॉट लीड एनी चेंज इन टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या बोला कि अगर आप कोई चेंज ला रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर में, विल नॉट लीड टू एनी चेंज इन टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। जो मार्केट प्राइसेस ऑफ शेयर है एज अ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिग्री ऑफ लिवरेज। मतलब कि जो आपकी टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। ओके अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए माना जाता है, इसमें ये बोलते हैं कि अगर मान लो, इसमें ये बोलते हैं कि अगर मान लो आप डेट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, आपको पता है कि अगर आप डेट ज़्यादा यूज़ करो उससे क्या होगा, जो हमारा फाइनेंशियल रिस्क है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना वो क्या चाहेंगे, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट को लेके वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, जिससे कि इक्विटी की कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो आपने 2 रुपये का फ़ायदा कमाया, कैसे, डेट्स यूज़ करके 2 रुपये बचा लिए, ठीक है, चीपेस्ट सोर्स से। कहता है कि आपने यहाँ तो फाइनेंशियल लीवरेज मतलब जो आप लेकर आए, डेट लेकर आए, उससे 2 रुपये बचा लिए। कहता है कि इतना ही पैसा हमें इक्विटी को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिस्क बढ़ रहा है ना उसकी वजह से इनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, इनकी एक्सपेक्टेशन इसी के वजह से तो हमें क्या देना पड़ता है, मनी पे करनी पड़ती है। वही इनकी क्या होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो देखो क्या हुआ कि मतलब कि जो हम ये 2 रुपये बचा रहे थे वही 2 रुपये हमें इन्हें पे करने पड़ रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हुआ, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। तो मतलब कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि जितना आप यहाँ से बचाओगे ना डेट्स यूज करके, जितना पैसा बचाओगे उतना आपको इक्विटी को देना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है तो रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ने की वजह से क्या होती है, अब कोई भी चीज़ आपने देखा होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है, जहाँ रिस्क ज़्यादा वहाँ रिटर्न ज़्यादा, हम ये सोच के ही चलते हैं। तो रिस्क ज़्यादा रिटर्न ज़्यादा, तो ये भी तो सोचेंगे कि रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा होने चाहिए। तो मतलब कि इनकी कॉस्ट बढ़ गई जिससे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगी, हमारी सेम होगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, लेवरेज यूज़ कर रहे हैं, डेट तो ठीक है सेम रहे। अब देखो कॉस्ट ऑफ डेट तो सेम है लेकिन आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगी, बढ़ने लगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ रही है जिससे कि हमारी जो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, सेम रहेगी। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, इसकी कुछ एजम्पशन है वो भी देख लो। द मार्केट कैपेबिलिटीज ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म एज ए होल। जो मार्केट कैपेबिलिटीज हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, एज ए होल लेंगे, ठीक है। और जो बिजनेस रिस्क है वो क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा एट एवरी लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स। कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, वही चीज़ें बताई जा रही हैं। वैल्यू हम कैसे निकालते हैं वो आपको पता ही है, EBIT अपॉन के जीरो, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कौन सी कॉस्ट लेंगे, ओवरऑल कैपिटल लेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, एक मिडवे है बिटवीन द नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, देयरफॉर आल्सो नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये कहा जाता है, इसमें मेनली 3 स्टेजेस आएंगे आपके। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द वैल्यू ऑफ द फर्म कैन इंक्रीज इनिशियली। कहते हैं जो वैल्यू ऑफ द फर्म है ना, वैल्यू ऑफ द फर्म, हम यहाँ वैल्यू ऑफ द फर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि वो इंक्रीज होती है, या फिर हम ये कह दें कि जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है और जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म है इनमें क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जितनी कॉस्ट कम होगी वैल्यू ऑफ द फर्म ज़्यादा हो जाएगी। ओके, कहते हैं कि वो क्या होता है, डिक्रीज होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय यूजिंग मोर डेट, कि अगर हम जब ज़्यादा डेट्स यूज़ करते हैं ना तो उससे हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेट क्या है, चीपर सोर्स है। दस ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी रीच्ड बाय प्रॉपर डेट इक्विटी मिक्स, मतलब कि हम ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच सकते हैं अगर हम डेट इक्विटी मिक्स सही से यूज करेंगे तब। बियॉन्ड ए पर्टिकुलर पॉइंट, कहते हैं कि लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज इंक्रीज डेट, क्योंकि डेट हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा क्या होगा, इक्विटी की जो कॉस्ट है ना वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अभी बताया क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क की वजह से। एडवांटेज ऑफ चीपर डेट एट दिस पॉइंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑफसेट,
कहता है कि जो हमने फ़ायदा उठाया ना, जो हमने एडवांटेज लिया है किसकी, चीपर डेट की, इस पॉइंट पे वो ऑफसेट कर ली जाएगी किसके द्वारा, बाय इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि ₹2 वहाँ से हमें फ़ायदा हुआ तो ₹2 ये लेने को तैयार हो गए, तो हमें क्या बचा, हमें तो कुछ नहीं बचा, तो ओवरऑल क्या होगा, हमारा तो सेम ही रहेगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रही, सेम रही। आफ्टर दिस कम्स स्टेज, इसके बाद थर्ड स्टेज आती है जिसमें क्या होगा, इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैन नॉट बी ऑफसेट बाय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ डेट। कहता है कि उसके बाद क्या होगा कि जैसे हम ₹2 बचा रहे थे ना डेट से, तो ठीक है, पहले तो हम क्या कर रहे थे भाई, इनकी डिमांड बढ़ रही थी, इनको 2 थे, 2 ही दे रहे थे। कहते हैं उसके बाद तो हम ऑफसेट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मतलब कि जो हमारी इक्विटी हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, एज यू कैन सी, देखो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिक्रीज अप टू ए सर्टेन पॉइंट। देखो क्या हो रहा है, जो हमारी ओवरऑल, ये देखो ये क्या है, ये हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये देखो क्या हुई, पहले डिक्रीज हुई, हो रही है डिक्रीज, उसके बाद एक स्टेज आई, सेकंड स्टेज जिसे हम बोलते हैं, वहाँ क्या रही, स्टेबल रही, मतलब कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट उसके बाद क्या हो जाएगी, बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों बताया, क्योंकि उससे हमारी क्या होगी, उसके बाद हम ऑफसेट भी नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से। और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद पता है आपको कि डेट्स की कॉस्ट ही बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। क्यों, अगर मान लो आपने मार्केट से 1 लाख उठा रखे हैं, ठीक है, तो आपको ठीक है 2% इंटरेस्ट मिल गया, खुद सोच के देखना, 2% इंटरेस्ट मिल गया। उसके बाद मान लो आपने 50 लाख उठा लिए, 1 करोड़ उठा लिए, उसके बाद क्या होगा, जब आप ज़्यादा मनी उठा लेते हैं ना, उसके बाद आपको जो रेट चल रहे हैं नॉर्मल उसमें नहीं, उससे हाई रेट पे मिलने स्टार्ट होंगे, ठीक है, आपको दे तो देंगे, हम कहेंगे हम आपको दे तो देंगे, लेकिन क्या लेंगे, हाई रेट चार्ज करेंगे, मतलब कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ सकती है, किस, थर्ड स्टेज पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क क्या है, ज़्यादा है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, मोतीगिलानी एंड मिलर। MM हाइपोथेसिस इज आइडेंटिकल विद द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ये कहता है कि ये आइडेंटिकल है विद द नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, कब, अगर टैक्सेस इग्नोर। क्या कह रहा है, देखो इसमें हमारे ना 2 केसेस आएंगे। नंबर 1 इज इन द एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, अगर हम टैक्सेस को क्या कर रहे हैं, नहीं ले रहे, तो क्या होगा, ये हमारी थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, वही मतलब कि ये थ्योरी क्या प्रूव करती है, दैट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर और से डेट इक्विटी मिक्स इज इररिलेवेंट। मतलब कि वही चीज़ कि अगर आप डेट इक्विटी मिक्स कोई भी यूज़ कर रहे हो तो आपकी जो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म है ना, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। रीज़न क्या है, रीज़न इज दैट द डेट इज चीपर, नंबर 1 तो क्या है, डेट चीपर तो है टू इक्विटी, विद इंक्रीज यूज ऑफ डेट एज ए सोर्स ऑफ फाइनेंस, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब आपको कि ये तो सेम है उसके जैसा, तो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो MM अप्रोच है इसमें मेन बात की थी बिहेवियर अप्रोच दिखाई गई थी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेनली क्यों होता है, ड्यू टू आर्बिट्रेज प्रोसेस इन द ओपिनियन ऑफ मोतीगिलानी एंड मिलर, टू आइडेंटिकल फर्म्स in respect except their capital structure cannot have different market value or capital structure because of arbitrage process। मतलब कि यहाँ जो मेन रीजन है वो क्या है, आर्बिट्रेज प्रोसेस, जिसकी वजह से ये चेंजेस दिख रहे हैं। अब जैसे देखो आप इसमें देख सकते हो कॉस्ट ऑफ डेट है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो ओवरऑल हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या रह रही है, आपकी सेम रह रही है। देख सकते हो आप इसमें जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या है, सेम है। मतलब कि अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, डेट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इक्विटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट तो कम है लेकिन हमारी इक्विटी की कॉस्ट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या होगी, सिमिलर आएगी, जिससे हम इसीलिए हम बोलते हैं क्या, थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस, मतलब कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्या, जो कि इसका सेकंड पार्ट है, व्हेन द कॉर्पोरेशन टैक्सेस आर एज्यूम टू एग्जिस्ट। जब हम ये देखते हैं कि जो टैक्सेस हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट हैं, तो वो क्या हो जाएगी हमारी थ्योरी ऑफ रिलेवेंस। कैसे, MM अप्रोच इन देयर आर्टिकल ऑफ 1963 हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज। कहते हैं कि जो फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी और वी कैन से दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज विद द यूज ऑफ डेट, कि अगर हम डेट यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस फॉर टैक्स पर्पज। आपको याद होगा कि मैंने एक क्वेश्चन में आपको दिखाया था, जब स्टार्टिंग में मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल कराया था, उसमें क्या दिखाया था मैंने कि जो हमारे टैक्सेस हैं
एक पॉइंट आया था लास्ट वीडियो में, क्या था उसमें कि हम टैक्सेस होने की वजह से हमारे बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे डेट्स हैं ना, कभी देखना जो डेट्स हैं उन पे क्या है, पहले इंटरेस्ट कटेगा, उसके बाद क्या लगेगा, टैक्स लगता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें क्या इक्विटी की, तो वहाँ पहले टैक्स लगेगा, उसके बाद डिविडेंड दिया जाता है। मीन्स अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं एज एक्सपेंसेस माना जा रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारे टैक्स है ना, उसका बेनिफिट हमें यहाँ मिलता है। कह रहे हैं उस वजह से सिर्फ क्या हो रहा है, हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारी कम हो जाती है। Thus, the optimum structure can be achieved by maximizing the debt mix in the equity of a firm। कहते हैं कि हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर अचीव कर सकते हैं, कैसे? मैक्सिमाइज करके डेट मिक्स इन द इक्विटी ऑफ ए फर्म। आई होप आपको ये वीडियो में जो भी समझाया सब समझ आया होगा। इसी में लिए हमने 4 थ्योरीज की बात करी, उसका जो मेन कंक्लूजन था वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर आप लास्ट में देखना चाहें तो वो स्टार्टिंग के जो 2 मिनट हैं, 4 मिनट, वो आप दोबारा से देख लेना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग। वीडियो कैसी लगी है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और पसंद आई हो तो लाइक करना एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।